वैश्विक राजनीति में भारत ने जो इतिहास रचा है वो वास्तव में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो इसके लिए G20 समिट 2023 जो हुई है उसके अचीवमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे और भारत ने अब तक ऐसा कैसा इतिहास रचा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक आप देख ही चुके होंगे कि G20 समिट क्या है, G20 समिट कहाँ कैसे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर नहीं देखी तो उसके लिए मैं अलग से आपकी वीडियो बना दूँगी और आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो। अभी इसके अचीवमेंट के बारे में चर्चा करते हैं जो अभी संपन्न हुई है, उसके बारे में अचीवमेंट निकले हैं। तो वैश्विक राजनीति में जो भारत ने भूमिका निभाई है वो विश्व को चकाचौंध करने वाली है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा और विश्व के गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। 125 देशों के प्रतिनिधियों के बीच में और उनकी सहमति लेना, दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसहमति प्राप्त करना, जिस तरह से कूटनीतिक सहमति प्राप्त की है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है भारत की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूपीआई उपभोक्ता है और 60 शहरों तक समिट का आयोजन किया गया है, जो ये बताता है कि G20 समिट सिर्फ प्रतिनिधियों का समिट नहीं है, इसको जनता तक पहुंचाया है। ये पहली समिट है जिसको जनता तक पहुंचाया गया और जनता की भागीदारी को भी इंक्लूड किया गया है, जो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो इसको बोलते हैं आम जनता की समिट, या इसको हम लोकतांत्रिक समिट भी बोल सकते हैं, जिसमें आम जनता की भागीदारी है। हर शहरों को, हर मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं उनको शामिल किया गया G20 समिट में। और अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पहला G20 समिट 2023 इंडिया बिग डील अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि दिल्ली घोषणा पत्र जो था हमारे भारत का, उसमें सभी देशों की सहमति मिल गई है, जिसमें 23 पैराग्राफ थे और बिना असहमति के सभी जो थे सभी पैराग्राफ जो कि तो एक्सेप्ट कर लिए गए सभी देशों के द्वारा। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए। जिस तरह से हमारे अधिकारियों ने ऐसे प्रस्ताव को कूटनीतिक रूप से प्रस्तुत किया और उसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से सबको मनवाने का प्रयास किया, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन और कूटनीतिक भाषा ही है जो किसी को, जो विरोध होते हुए विरोध नहीं कर पाए, एक संतुलन बनाकर ये प्रस्ताव पेश किया और सबकी सहमति मिल गई। जिसमें से सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो प्रस्ताव था वो था अफ्रीकन यूनियन का सदस्य बनना और भारत और रूस और यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है उस पर सबकी सहमति प्राप्त करना। उसमें कोई भी ऐसा विचार नहीं जिसको किसी को मतभेद हो। इसमें 73 मुद्दों पर चर्चा पर सहमति बनी है और 112 आउटकम प्रस्ताव पास हुए हैं। अगर ये जो है प्रस्ताव हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए इसमें जो आपको मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, इसमें बोला है कि पहले जो पिछले 2022 में जो इंडोनेशिया के बाली में हुई थी समिट, उसमें 27 मुद्दों पर सहमति बन पाई थी, लेकिन अभी भारत ने 73 या 73 मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति प्राप्त कर ली है। ये बहुत ही बिग अचीवमेंट है, जिस भारत को विकसित लोग पिछड़ा समझते थे, अछूता समझते थे, आज भारत ने विकसित लोगों से आगे बढ़कर नेतृत्व किया है और 73 मुद्दों पर चर्चा सहमति की है। ये बहुत ही बिग डील है। और चलिए और देख लेते हैं, भारत ने जिस तरह से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को रिप्रेजेंट किया उनके सामने, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। जिसमें नटराज मूर्ति को रिप्रेजेंट करना, कोणार्क चक्र को रिप्रेजेंट करना, नालंदा विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करना, इनके बारे में अगर आपको डिटेल जानना हो तो अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ये कोणार्क जो है चक्र है, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर में इसका स्थापना है और ये भी बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है, जो सूर्य के कुछ प्रतिनिधित्व करता है। G20 जो में नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो उसमें बताया गया है, वो सब जो हमारे मोदी जी हैं वो सबको उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन में, जब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ये, और इसमें मुस्लिमों ने इस पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी थे हमारे साथ थे, जो भी हमारी पुस्तकें थी, जो हमारे शिक्षा की जो पुस्तकें थी, पुस्तकालय था, उसको जला दिया गया था मुसलमान आक्रमण जब किया था। तो वो जब जलाया गया था तो 3 महीने तक वो जो पुस्तकालय था जलता रहा। तो सोचिए उसमें कितने पुस्तकें होंगी जो हमारी धरोहर थी।
ज्ञान का भंडार हमारा जलाया गया। तो प्राचीन में अगर हमारी जो यूनिवर्सिटी होती तो आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसके सामने कुछ भी नहीं थे, जिसको अभी विश्व हमारे उस यूनिवर्सिटी से अनजान है और उनको वास्तव में नहीं पता होगा, जिसको हमारे मोदी जी ने परिचित करवाया। जिससे नटराज मूर्ति, ये शिव शक्ति के रूप में, इसके बहुत सारे एंगल, इनका हर एक एंगल का अपना, हर एक उसका अपना एक प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। अफ्रीकन यूनियन की स्थायी सदस्यता, जिसके लिए बहुत सालों से प्रयास करा था, हर समिट में वो प्रयास करा था, इसकी चर्चा भी नहीं करते थे विकसित लोग। भारत ने उनकी वॉइस ऑफ साउथ बनकर अफ्रीका यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलाई और G20 से G21 समिट का आयोजन किया। G20 समिट जो है ये लास्ट समिट है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगी तो G21 समिट होगी। अच्छा, ये G20 जो समिट है, इनका आयोजन जैसे यहाँ दिल्ली में होगा या कहीं किसी देश में होगा, तो ये किस चीज़ से डिसाइड किया जाता है? तो इसमें होता है ट्रॉयका सिस्टम। ट्रॉयका सिस्टम में होता है कि जिसमें पिछली बार जो समिट हुई थी उसका वो देश, और आज जो अभी प्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है वो देश, और जो आगे आने वाला है वो देश, ये तीनों मिलकर ही डिसाइड करते हैं। इस ट्रॉयका सिस्टम के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अभी नेक्स्ट समिट जो होगी वो ब्राज़ील में होगी। अभी दो देश हैं जिनमें अब तक कोई समिट नहीं हुई है, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। तो होप सो ब्राज़ील में 23 में होने वाली है, 24 में होने वाली है, और 25 में दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगी। तो फिर ये रूटीन फिर से अमेरिका में होगा, और फिर हमारा अगर यही रूटीन रहा तो भारत 2042 में इसकी समिट की अध्यक्षता फिर से करेगा। तो अफ्रीका यूनियन को स्थायी सदस्यता बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए वो अफ्रीका जो यूनियन है बहुत सालों से प्रयास कर रहा था। अफ्रीका यूनियन सिर्फ एक देश नहीं, 55 देशों का समूह है, और से वॉइस ऑफ ग्लोबल, भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल के रूप में इसमें नेतृत्व किया है। इसकी स्थायी सदस्यता दिलाई। अब G21 बन गया है, जो समिट है G20 जो है G21 बन गया है। अफ्रीका यूनियन जो है 55 देशों का, मैंने बताया था, अफ्रीकी देशों का समूह है। इसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनिटी, अफ्रीका यूनिटी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब सभी इसका यूनिटी है अफ्रीका देशों में, तो इसलिए इसको यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी भी बोलते हैं। स्थापना हुई थी 9 जुलाई 2002 में। मुख्यालय इसका अदिस अबाबा में। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी एक नया अचीवमेंट है, ग्लोबल बायोफ्यूल न्यू अलायंस। जो भारत है वो सौर उस पर तो बना ही चुका है, सौर पैनल पे तो अपना एक समूह। अभी इसने दूसरा इनिशिएटिव लिया है, ग्लोबल बायोफ्यूल न्यू अलायंस। भारत पर्यावरण में क्लीन एनर्जी के रूप में वैश्विक भूमिका निभा रहा है, वैश्विक गुरु के रूप में उभर रहा है, और वो काम भी कर रहा है जो क्लीन एनर्जी के रूप में। क्लीन एनर्जी के रूप में उसने बहुत सारे एफर्ट भी किए हैं। तो ये एक नया एफर्ट है, ग्लोबल बायोफ्यूल न्यू अलायंस। यह क्लीन एनर्जी के मध्य भारत पूरी विश्व का नेतृत्व करेगा। फाउंडिंग मेंबर जो इसमें 2 है, ब्राज़ील और प्लस अमेरिका। कुल 11 देशों ने इससे सहमति व्यक्त की है। इसका उद्देश्य यही है कि बायोफ्यूल के मामले में पूरी दुनिया को मजबूत बनाना और उसके यूज़ को बढ़ाना, जिससे हमारा सतत और समावेशी विकास हो सके, और हमारा भारत या अर्थ जो है वो क्या होगी, पॉल्यूशन फ्री हो सके। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव पास हो इसी में किया गया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे भारत ने चीन को उनके वन रोड और वन बेल्ट जो वो है उसका प्रोजेक्ट, उसको करारा जवाब दिया है, क्योंकि वो रोड प्रोजेक्ट बनाते रह गए। भारत ने इसको लॉन्च भी कर दिया अपने इनिशिएटिव को। इससे क्या होगा, पश्चिमी एशिया और यूरोप देशों के साथ भारत कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, और इसमें कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जिससे सतत विकास में वृद्धि होगी। इसके आर्थिक एकीकरण का भी मंच हो जाएगा। अगर सतत विकास, आर्थिक एकीकरण मतलब ये हो जाएगा कि व्यापार का आदान प्रदान हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें 2 कॉरिडोर हैं। पहला जो है भारत और अरब देशों को जोड़ेगा, दूसरा जो है अरब देश और यूरोप को जोड़ेगा। तो ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। इस कॉरिडोर में कुल 8 देश शामिल हो पाएंगे। इसके जरिए हम शिपिंग और रेलवे लिंक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से हम शिप की ज़्यादा मतलब पानी के द्वारा हम यहाँ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और रेलवे के द्वारा मतलब यूरोप तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, भारत से यूरोप तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें अरब देश में पहले भारत से अरब देश तक, फिर अरब देश से यूरोप तक। तो ये कनेक्टिविटी हमारे भारत को
आर्थिक रूप से मजबूत करेगी, आर्थिक रूप से हमारे व्यापार को बढ़ाएगी, यूरोप देशों के साथ हमारे आर्थिक व्यापार को और वृद्धि करेगी और वहाँ से भी हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने का संभावना है इससे। तो हमारे आर्थिक जो भी है इकोनॉमिक हमारी वृद्धि है, इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर कूटनीतिक सहमति एक बड़ी उपलब्धि भी बनी। तो इससे क्या हुआ, दिल्ली घोषणा में यूक्रेन और इसमें एक भाषा कूटनीतिक की वजह से इसमें विजय प्राप्त हुई है हमें। भाषा कूटनीतिक हमारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि इससे पहले जो G20 जो बाली समिट हुई थी, उसमें रूस के प्रति आक्रामक व्यवहार किया गया था, भाषा सख्त अपनाई गई थी, जिससे रूस अलग हो गया था और पश्चिमी देश हटने को तैयार नहीं थे। रूस ने उसको अस्वीकार कर दिया, उस संदेश को जो पश्चिमी देश देना चाहते थे, इसलिए वो सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन भारत ने भाषा कूटनीतिक अपना के रूस का नाम लिए बिना ही एक यूक्रेन के लिए शांति संदेश दिया है कि सभी देशों को, सदस्य देशों को उन पर जो कब्जा है वो हटाना चाहिए। जैसे मैं पढ़ लेती हूँ कि दिल्ली घोषणा में यूक्रेन व्यापक, न्यायसंगत और टिकाऊ शांति का आह्वान किया गया है मोदी जी के द्वारा, और सदस्य देशों से इलाकों पर कब्जा किसी देश को भौगोलिक अखंडता के खिलाफ काम करने के लिए ताकत लगाई गई इस्तेमाल से बचने का आग्रह किया गया। उन्होंने यही बोला है कि इनके जो भी अवैध कब्जे हैं उनको हटाने से पड़ोसी देशों को अवैध कब्जा नहीं करना चाहिए। नाम नहीं लिया रूस का, तो जिससे कोई सीधे तौर पर डायरेक्ट आक्रामक व्यवहार नहीं अपनाया गया है। भारत की यह भाषा कूटनीतिक विजय है, बिल्कुल विजय है, क्योंकि भारत ने ऐसे मुद्दे पर रूस को नाम लिए बिना ही एक शांति स्थापना के लिए सकारात्मक संदेश दिया है। पूर्व में बाली समिट 2022 में जो रूस की इस्तेमाल की गई भाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और पश्चिमी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो असफल रही और भारत की जो ये समिट है सफल रही। ये बहुत ही पेचीदा मुद्दा था, जिस पर रूस और चाइना थे एक साइड में नाटो देश और पश्चिमी देश थे, जो दोनों में मतभेद था। अगर हम रूस और चीन की साइड लेते हैं तो पश्चिमी देश नाराज़ हो जाएंगे, और पश्चिमी देश को साइड लेते हैं तो रूस और चीन हमसे हमारे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। चीन से हमें फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन रूस हमारा मित्र देश रहा है अभी तक, तो उसको हमें एक अच्छी तरह संतुलित रूप से लेके चलना पड़ेगा। तो ये जो हमारी कूटनीतिक वजह रही है दोनों को बैलेंस करने की, दोनों ने ही सहमति दी है, दोनों ही ग्रुप ने सहमति दी है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे ये मुद्दे रहे हैं, उसकी वजह से हमारा भारत एक ऐतिहासिक G20 समिट 2023 को आयोजित करने में सफल रहा है, और इससे हमारी एक विश्व गुरु के रूप में भूमिका निखर के आई है। भारत ने अपनी कल्चरल जो धरोहर है, कल्चरल जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बहुत ही अच्छे तरह रिप्रेजेंट किया है। और भारत के प्राइम मिनिस्टर से लोग जो विदेशी जो हमारे प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब मिलने आए सदस्य देश G20 के, तो जो रिप्रेजेंटेटिव मिलने आए तो जब उनसे अभिवादन कर रहे थे तो वो नमस्ते करके कर रहे थे, तो जिससे बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे भारत की नमस्ते को उन्होंने इतना सीरियस लेना शुरू कर दिया है। इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि G20 से पहले हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ, उससे हमारी को थोड़ी इमेज बढ़ी। उससे पहले फिर हमारा ये आदित्य L1 रिलीज़ हुआ, उससे हमारी थोड़ी इमेज बढ़ी। तो यही हमारी इकोनॉमी की ताकत है। मतलब ये होता है कि देश की ताकत अगर मजबूत बनानी है तो हमें इकोनॉमिक और साइंटिफिक रूप से, अगर राजनीतिक रूप से, तीनों रूप से अगर हम मजबूत होंगे तो हमारी विश्व में छवि अपने आप सुधर जाएगी और हमारा सम्मान अपने आप मिलने लग जाएगा। तो हमें कुछ नहीं, अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। लोग सम्मान देंगे, या देश जो भी विकसित देश है हमें दरकिनार नहीं कर सकते। भारत सबसे बड़ा बाज़ार है और अब ग्रोथ के रूप में साइंटिफिक रूप से मजबूत भी हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है। तो विश्व इसलिए भारत की अब एक महत्व रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका मानता है भारत को, तो इसलिए अब वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी बिग अचीवमेंट। तो आज मैंने जो बिग अचीवमेंट आपको बताई, अगर उसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और आगे G20 के बारे में और कुछ आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में, क्योंकि अब तक बहुत सारी वीडियो आ चुकी है G20 पर, इसलिए मैंने जो बनाना है ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।